Welcome everyone. I am Dr. H.S. Kumawar from the Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। जैसा कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में समझ रहे थे, आज हम देखेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसकी डिज़ायरेबल कंडीशंस फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और साथ ही देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझा था, आज हम देख रहे हैं डिज़ायरेबल कंडीशंस फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कंपनीज़ का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना उचित होता है। जब कंपनी में लॉसेस कंटिन्यू मैनी ईयर से हो रहे हैं, लॉसेस बहुत अधिक हो गए हैं और उनको कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में से राइट ऑफ करना संभव नहीं है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट के असेट साइड में जो एकत्रित लॉसेज हैं उनके कारण कंपनी मैनेजमेंट की अकुशलता प्रकट होती है। दूसरी ऐसी कंडीशन हो सकती है यदि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, तो उसे इजी कैपिटल स्ट्रक्चर बनवाने के लिए भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है यदि कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू में चेंजेस करने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट कंडीशन इज जब कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों के बीच में जो संबंध है, अर्थात जब हम कैपिटल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल गियरिंग सही नहीं हो रहा है, इस कारण भी कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना आवश्यक है, तो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज जब कंपनी की बैलेंस शीट में जो असेट्स दिखाई गई है तो उनका कैपिटल का जो वो असेट्स कैपिटल का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है, तब कैपिटल स्ट्रक्चर को ठीक करना आवश्यक होता है, तब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कंडीशन, यदि कंपनी के असेट्स को उनके जो उचित मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य पर कंपनी की बैलेंस शीट में शो कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी असेट्स को उनके सही मूल्य पर लाने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमको मालूम है कि रिकंस्ट्रक्शन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ वी लर्न अबाउट द difference between the internal reconstruction and external reconstruction। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी समझा था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का समापन वाइंडिंग अप नहीं होता है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका समापन हो जाता है और एक नई कंपनी अस्तित्व में आती है। नाउ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग द या वाइंडिंग अप द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन, whereas in the internal reconstruction there is form corporate restructuring wherein the existing company is liquidated to give birth to a new company. Next difference is no new companies formed in internal reconstruction,
whereas in the external reconstruction, new company is formed to take over the business of existing company. In the internal reconstruction, the capital of the company is reduced and external liabilities such as debenture holders and creditors waive their claims by giving a discount. It is clear in the reduction of share capital method, and in the external reconstruction there is no reduction in the capital of the company. Now the another difference is in the internal reconstruction, court's approval means tribunal approval is mandatory, whereas in the internal reconstruction there is no such approval required. In the internal reconstruction process, the balance sheet prepared after the process contain the word and reduced in the top heading, and reduced, whereas in the external reconstruction there is no required of this term and reduced in the balance sheet. तो आपने देखा डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी ही एक नए रूप में नए कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ रहती है, जबकि यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का समापन नहीं होता है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का समापन होता है और उसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक मेथड है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब कि शेयर कैपिटल में कमी की जाती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जबकि यानी इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, वो अपना क्लेम वेव कर देते हैं, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई रिडक्शन इन कैपिटल नहीं होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रिब्यूनल की यानी कोर्ट की अप्रूवल कंपलसरी है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसी कोई कोर्ट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 61, यदि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को पावर है कि उसके अंतर्नियम अनुमति देते हैं, तो वह शेयर कैपिटल में परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है, और यदि आवश्यकता हो तो 580 नियम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अंश पूंजी में जो अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, उसके लिए जनरल अप्रूवल भी जरूरी है। इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट में टॉप पर बैलेंस शीट के साथ एंड रिड्यूस्ड वर्ड भी लिखना होता है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखना होता, यानी एंड रिड्यूस्ड बैलेंस शीट के साथ ऊपर टॉप पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ही एंड रिड्यूस्ड वर्ड लिखना जरूरी होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे मेथड्स ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन डिटेल्स
एंट्री समझेंगे, किस प्रकार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज होती है, किस मेथड में कौन सी एंट्री होगी, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस प्रकार बनता है, और बैलेंस शीट आफ्टर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस प्रकार बनाएंगे, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।